अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, आज का दिन जो है वो हम मना रहे हैं यौम शोहदाए कश्मीर के हवाले से। और आप जानते हैं कि 13 जुलाई 1931 को आगाज होने वाली इस जिद्दोजहद के बारे में हम आज भी बात करेंगे और 90 साल से ये जिद्दोजहद का अमल जारी है। हम उस वाक़े को भी याद करेंगे, इसका तारीख़ी पस मंज़र आपके सामने हम बयान करेंगे कि किस तरह से ये कहा जाता है कि 13 जुलाई 1931 को जब इस जिद्दोजहद का आगाज हुआ तो ये एक अहम संग मील था कश्मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद के हवाले से, जब अब्दुल कदीर नामी एक नौजवान को अदालती कार्रवाई के दौरान डोगरा महाराज ने शहीद कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि 22 लोग पे दर पे शहीद हुए इसी जिद्दोजहद में, और इसको बाकायदा नुक्ता आगाज समझा जाता है कश्मीरी जिद्दोजहद का। और कश्मीर के हवाले से आप सब जानते हैं कि जो सूरत हाल है, और पिछले तकरीबन 90 साल हो चुके हैं और दुनिया में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि सिर्फ आज़ादी की जिद्दोजहद इतनी तवील चले और लोग अभी तक उतने ही इस हवाले से सरगर्म हों और इसमें कोई शिद्दत में कमी ना आए, बल्कि जो जो वाक़यात बढ़ते जाते हैं, जुल्म सितम बढ़ता जाता है, इस तहरीक में, इस जिद्दोजहद में मजीद शिद्दत आती है। और अभी तक हम देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के रहने वाले जो लोग हैं वो किसी भी कुर्बानी से गुरेजा नहीं है और 1 लाख से जायद कश्मीरियों को अब तक शहीद किया जा चुका है। ये फिगर्स तब्दील भी हो सकते हैं, शायद इसमें इजाफा भी होगा। और वहाँ पर रहने वाली जो हमारी खवातीन हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है, यकीनन हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनके इस जज्बा आज़ादी को, उनकी कुर्बानियों को, और जितनी शहादतें उन्होंने दी हैं उसके बावजूद उनका जज्बा जो है वो मान नहीं पड़ा है। मोदी सरकार की जानिब से जो दिन ब दिन जुल्म सितम बढ़ाए जाते रहे उनके ऊपर, और जिस तरह से उनको आइसोलेट करने की कोशिश की गई, गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पर, जो हमने देखा कि खासतौर पर जब मैं 370 के आर्टिकल की बात करूं कि जब उसको मनसूख किया गया तो उसके बाद की जो सारी सिचुएशन थी, उसके बावजूद वो लोग पीछे नहीं हटे, घबराए नहीं, बल्कि हालात का उसी तरह से मुकाबला करते आए हैं। आज के दिन खास तौर पर हम उन शोहदा को याद करेंगे, उनकी कुर्बानियों को याद करेंगे, और शहीद बुरहान वानी के बाद इसमें जो एक नई रूह हमें नजर आती है। नौजवान जब किसी तहरीक में शामिल हो जाते हैं तो उसको एक नई रूह उसमें फूंकी जाती है, उसको एक नया जज्बा मिलता है, और इस तहरीक में हमें वही जज्बा नजर आ रहा है कि चाहे खवातीन हो, चाहे बच्चे हों, चाहे नौजवान हों, कश्मीरी लोग हों, वो सब इस तहरीक में शामिल हैं। और वहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे को जो पहला लफ्ज सिखाया जाता है वो आज़ादी सिखाया जाता है। इस आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और जो शहादतें पेश की जा रही हैं, आज हम उसके हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, मैं जानीब को इनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूं। मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा, और इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है मकबूजा कश्मीर के हवाले से। अगर बात करें कि इनकी फैमिली भी वहाँ पर आबाद रही, और इनके जो वालिद साहब हैं एक सोहरवर्दी, उन्होंने ब्यूरोक्रेट भी थे, उसके साथ साथ उन्होंने एक बेहतरीन किताब भी लिखी कश्मीर के हवाले से, वो भी हम चाहेंगे कि उससे भी थोड़ा ये बात करें, रोशनी डालेंगी। और शोहदा के हवाले से भी जो हम बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज़रका साहिबा, आपने इस खास निशस्त में हमें वक्त दिया है। और इनके साथ अल्ताफ हुसैन वानी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, APHC से इनका ताल्लुक है, और कश्मीर के हवाले से जो काम इन्होंने किया है, यकीनन हम इनसे भी रहनुमाई हासिल करेंगे कि इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इरशाद महमूद साहब तशरीफ फरमा है इस निशस्त में, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है PTI AJ के। बहुत शुक्रिया सर आपका भी प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए, आप लिखते भी रहते हैं इस हवाले से और अक्सर आपसे बात भी होती है। मैं चाहती हूँ कि सेनेटर साहिबा से आगाज कर लेते हैं हम आज के इस निशस्त का। ज़रका साहिबा, जितना दबाने की कोशिश की गई या की जा रही है इस तहरीक को, ये तहरीक उतनी ही उभर कर सामने आ रही है। बहुत सारे इल्जामात भी लगाए गए कि ये एक इंडिजिनस मूवमेंट नहीं है बल्कि फंडेड है, और पाकिस्तान के ऊपर भी इल्जाम आता है। ये सारे भी हम बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ज़रा थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र बयान कर दीजिएगा ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि जब हम 13 जुलाई 1931 की बात करते हैं तो उसके पीछे क्या पस मंज़र है, क्या वाक़यात थे कि जिसके बाद मुनज़्ज़म तौर पर हमें ये तहरीक नजर आई कि लोग मिलकर जिद्दोजहद करने पर आमादा हो गए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाहिद। बात यह है जी कि आप और हम सुनते रहते हैं कि हिंदुस्तान खास तौर पे पाकिस्तान पे सारा वक्त ये उनका मुकदमा ही ये है कि कश्मीर में तो कोई इंडिजिनस या उनका अपना तो मूवमेंट है नहीं है, पाकिस्तान के मिलिटेंट्स और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI करती है। लेकिन 1931 का ये जो 13 जुलाई का खास तौर पे इसको शुरू
कहते हैं कि इससे शुरू हुई आपकी कि 1947 में तो पाकिस्तान बना, उससे पहले से ये जिद्दोजहद चल रही थी। अगर आप पीछे भी हिस्ट्री में जाएं तो डोगरा राज कश्मीर पे कई दहाइयों से और कुछ मतलब तकरीबन 150 साल से एक महाराजा से दूसरे महाराजा से चल रहा था। महाराजा गुलाब सिंह को जिस तरह से बेचा गया कश्मीर, और उसके बाद से तो ये जो एक कश्मीर वो जगह थी जहाँ पे कि आज से कोई 250-300 साल पहले कश्मीरी बड़े खुद मुख्तार थे, अपने मामलात को खुद हैंडल करते थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से डोगरे और हिंदू महाराजों ने जिस तरह से उसको गासिब आए कश्मीर के ऊपर, तो वो कश्मीरियों का जो उनकी अपनी आवाज थी, जो उनके हकूक थे, वो जिस तरह पामाल हुए। और अगर आप जब हिस्ट्री में जाते हैं तो इस कदर हैबतनाक और खौफनाक कहानियां हैं कि किस तरह से कश्मीरी जो आवाज बुलंद करते थे आज़ादी की, ये 19वीं सदी की मैं बात कर रही हूँ, कि किस तरह से वो रावलाकोट में एक दरख्त है खास जिसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वहां पे एक कश्मीरी को स्किन किया गया था लाइव, यानी उसकी ऊपर से जिल्द खींच दी गई थी। तो इस किस्म का टॉर्चर, इस किस्म के जुल्म हुए हुए हैं, और ये खराज तहसीन हम जितनी दफा पेश करें कश्मीरियों को कम है जो अपने। और एक और इसमें बड़ी जो काबिले जिक्र बात है वो ये है कि खवातीन और बच्चे, आप देखें दुनिया में तहरीकें वो चलती हैं जहां पर खवातीन और बच्चे आते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके साथ सुबह शाम मजालिम हो रहे हैं। और जिस तरह के मजालिम हम देखते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जिस तरह की हुई हैं तब तो जो हो रही थी, अब जो हो रही हैं, आपको पता है कि जो 2019 जुलाई में जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपनी रिपोर्ट शाया की थी, और उसके बाद भी किस तरह से अब 9 लाख फौज वहां पर तैनात है, और वहां उधर की आबादी भी तकरीबन करोड़ से थोड़ा ऊपर ही है, तो उसी आबादी को यानी एक आदमी के लिए एक फौजी वहां पर मौजूद है। तो जिस किस्म का जुल्म, और उन लोगों देखिए कि उनकी अपनी, अब बुरहान वानी पाकिस्तान से तो नहीं गया था ना, मेरे अपने वालिद की सारी फैमिली इंडिया में कश्मीर में है, और मैंने आज तक ना अपनी कॉपी देखी ना जी उन्होंने एक किताब नहीं, उन्होंने कई किताबें लिखी। और मुझे याद है हम जब छोटे होते थे तो वो रेडियो पाकिस्तान पे जाके बोलते थे, और टेलीविजन पे भी बोलते थे। मगर वो जो एक मुझे ऐसे महसूस होता है कि जिस तरह एक रूह का ताल्लुक है, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, पैदा मैं आजाद कश्मीर में हुई, लेकिन वो जो एक कलेक्टिव जो जुल्म हुआ है इस कौम के साथ और जो हो रहा है, वो जो कलेक्टिव एक रूहानी रिश्ता है, वो हम सबको आगे लेके जा रहा है कि इसका कोई मंतक निकले, इसका कोई एंड निकले। क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनली तो वो पसंद ही नहीं करते कि कश्मीर की बात को एक्सेप्ट किया जाए। ईस्ट तिमूर हो तो उसके लिए तो सब खड़े हो जाते हैं, 1-2 सालों में उसका म्यांमार हो तो वहां भी सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन कश्मीर के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं, और अब जिस तरह सेटलमेंट्स हो रही हैं वहां पे, जिस तरह से हिंदुस्तान और अपने मोदी सरकार ने जिस तरह अभी देखें फिर एक कठपुतली मीटिंग की, और उसमें जो असली लीडर है वो तो सारे अभी जेलों में ही परेशान हैं, उनको तो शामिल ही नहीं किया ना, शामिल ही नहीं, लेकिन जिनको शामिल भी किया तो उन्होंने भी कोई इतना हौसला अफजा जवाब तो नहीं दिया। लेकिन भी अब आपको जो है एक सफाई तो आपको नजर आ रही है ना। इसके हवाले से मैं चाहती हूँ हम बात करेंगे, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। इरशाद महमूद साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इरशाद साहब जरा थोड़ा सा वही तारीखी पस मंजर जिसके हवाले से बात कर रहे हैं, अब्दुल कदीर नामी नौजवान ने जब लोगों को झंझोड़ा और डोगरा राज के खिलाफ उन्होंने मज़ाहमत की, और फिर जिस तरह से 22 लोगों को शहीद कर दिया गया, इसको नुक्ता आगाज कहा जाता है इस तहरीक का। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ओपिनियन इस हवाले से दीजिएगा कि आपके क्या तजुर्बात हैं जो आप ये सारी चीजें जिस तरह से आप इसको देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये जैसे आपने खुद कहा नुक्ता आगाज है, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट हुआ कश्मीर की सियासत पे, समाज पे, और उसके बाद कश्मीर की जो पॉलिटिक्स ने जो रुख लिया, उस सारे को इस वाक़े ने शेप अप किया। एक तो फर्स्ट टाइम कश्मीरियों ने इस कदर करेज का मुजाहरा किया, उससे पहले आपने नहीं देखा होगा कि इतना बड़ा करेज कि 22 लोगों ने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि उनकी जिंदगी चली जाएगी, क्या होगा। वो फौज के सामने, पुलिस के सामने डटे रहे, उन्होंने शहादतें दी। फिर पोस्ट क्या हुआ, 13 जुलाई के बाद के वाकयात को अगर आप देखेंगे, उस दौरान जो है टॉप जो लीडर्स थे वो सारे जेलों में चले गए। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाऊं कि शेख अब्दुल्ला साहब ने अपनी किताब में लिखा है
کہ ایک نوجوان جو ان میں سے شہید ہو رہا تھا تو اس نے کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑا اور میں جب ان کو دیکھنے گیا بچانے گئے جب کچھ بھی ہوتا ہے ان حالات میں آپ سمجھتی ہیں تو اس نوجوان نے مجھے کہا, اس بندے نے مجھے کہا کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی, ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا, اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اس تحریک کو انجام تک پہنچانا ہے. تو یہ ایک اس طرح کا جذبہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ پولیٹیکل اویکننگ جو ہے وہ کشمیر میں بیداری کی ایک لہر اٹھی. اس لہر کے نتیجے میں مسلم کانفرنس کا قیام ہوا. اس کے پہلے صدر جو ہے چودھری غلام آباد صاحب بنے, پھر شیخ عبداللہ صاحب بھی اس میں شامل تھے. دونوں یعنی یہ ٹاپ جو لیڈرز تھے کشمیر کے اس میں شامل ہوئے. پھر جناب یہ ہوا کہ کشمیر کے اندر جو ہے اتنا زیادہ پریشر بلڈ ہو گیا مہاراجہ کی حکومت کے اوپر کہ اس نے ایک گلانسی کمیشن بنایا. اس کمیشن نے ریفارمز کی اور تجاویز دی کہ بھائی آپ نے کس طرح سے مسلمانوں کو امپاور کریں, ان بیگار ختم کریں, ان کے اوپر آپ جو ظلم کر رہے ہیں وہ ختم کریں, ریپرزنٹیشن ان کی بڑھائیں. پھر 1934 میں اسی قربانی کے نتیجے میں وہاں ایک اسمبلی کا قیام آیا جس کو پرجا سبھا کا نام دیا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ایک چلیں لولے لنگڑے اچھے برے جیسے بھی, لیکن ایک الیکشن ہوئے اور اس طرح سے ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہوا. تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ کشمیر کے اندر جو پہلی ریٹریٹ مہاراجہ ہری سنگھ کو ہوئی کہ اس کو ریفارمز کرنی پڑی, اس کو اسمبلی لانی پڑی, اس کو مجبور ہونا پڑا, اس کو برٹش انڈیا کی طرف سے بھی اس کے دباؤ آیا. پنجاب کے اخباروں نے بہت اہم رول ادا کیا کیونکہ لاہور جو ہے اور راول پنڈی جو ہے, سیالکوٹ جو ہے, یہ ہمیشہ کشمیر کے ساتھ بہت کنیکٹڈ رہے. اور پنجاب کا جو میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت کم لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے دو بڑے امپارٹنٹ ایونٹ ہوئے. ایک تو حراری جو تھے مجلس اعراج, انہوں نے کہا ہم کشمیر کی طرف مارچ کریں گے اور وہ کشمیر کی سرحدوں پہ بارڈرز پہ چلے گئے, گرفتار ہوئے, جیلوں میں گئے, لیکن ایک جذبہ ڈیمونسٹریٹ ہوا. دوسرا کیا ہوا کہ کشمیر کمیٹی بنی. اس کشمیر کمیٹی کے علامہ اقبال بھی سربراہ رہے. پہلے وہ ایک اور صاحب اس کے سربراہ تھے, بعد میں علامہ اقبال اس کے سربراہ آگے. ایک اور میں امپارٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت کم یہاں نوٹ کی جاتی ہے کہ پھر 14 جولائی میں یہ ہو گیا 13 جولائی کو, تو پھر اس کشمیر کمیٹی نے یہ بات طے کی کہ ہم 14 اگست 1931 کو کشمیر ڈے بنائیں گے, سالیڈیرٹی ڈے. پھر 1931 سے لے کے 1947 تک, 47 میں 14 اگست کو پھر پاکستان بن گیا, لیکن اس تک مسلسل ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لاہور میں مظاہرہ ہوتا تھا, کشمیریوں کے یکجہتی مارچ ہوتا تھا, دلی میں ہوا ہے, لکھنؤ میں ہوا ہے, امرتسر میں ہوا, مختلف جگہ پہ جہاں جہاں مسلمان تھے انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو پاکستان سولیڈیرٹی بناتا ہے, 5 فروری بناتا ہے, فلاں کرتا ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے, اس کے بڑے لمبے اور تاریخی روٹس ہیں. تو وہ روٹس ہمیں نظر آتے ہیں. پھر یہ پاکستان پنجاب کا جو پریس تھا, پنجاب کا جو سیاستدان تھا, پنجاب کے جو لوگ تھے, انہوں نے خاص طور پہ کشمیری مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا. میں ایک دو باتیں اور کہہ کے میں ختم کرتا ہوں کہ یہاں سے ٹاپ اس وقت کے جو ٹاپ وکلا تھے جن میں سر ظفر اللہ خان بھی ہیں, انہوں نے جا کے کیسز لڑے مسلمانوں کے. جو لوگ جیلوں میں چلے گئے, احتیاط کی بات تو بہت دنیا کو انہوں نے گرفتار کر دیا, چودھری غلام آباد کو گرفتار کر دیا, یا مستری یعقوب جو جموں کے بہت بڑے لیڈر تھے ان کو گرفتار کر دیا. تو ان کے کیسز لڑنے کے لیے یہاں سے مسلمان وکلا گئے, ان کی فیسیں جو ہے آل انڈیا جو تھی کشمیر کمیٹی اس نے ادا کی, مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے. تو یہ بڑی ہماری ہسٹری ہے اور بڑی بلبلہ انگیز یہ تاریخ ہے. وانی صاحب, سر اس ساری تاریخ کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں جدوجہد کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کون سے عوامل آپ کو نظر آتے ہیں کہ بہت اہم رہے اور اس کا پھر امپیکٹ کیا رہا اب تک جو ساری صورتحال ہے؟ عبدالقدیر نامی نوجوان سے سمجھیں کہ یہ تحریک جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا, پھر بڑے ظلم و ستم بھی ہوئے جس طرح سے آپ نے بتایا, لوگ شہید ہو گئے, جیلیں بھر گئیں, لیکن جذبہ جو ہے وہ مانت نہیں پڑا. دیکھیے ہسٹوریکل پرسپیکٹو تو ارشاد صاحب نے اور میڈم نے بڑے تفصیل سے آپ کو بتایا. باقی کشمیر میں جموں کے خطے میں پنچ میں مہاراجہ کے خلاف اس سے پہلے ایک ریزسٹنس تھی برابر, اور اس کا مہاراجہ کا ظلم ستم کا ذکر انہوں نے کیا. سردار ملی خان, سبز علی خان جن کی زندہ کھالیں کھنچوائی گئی, فوج کشی مہاراجہ نے کی. کشمیر کے اندر ایز سچ ٹریڈ یونینسٹ ویلی کے اندر ٹریڈ یونین لیڈر, ٹریڈ یونین ایگزسٹنس تو تھی, لیکن پولیٹیکل ایگزسٹنس اس طرح کی نہیں تھی. تو 1931 کا واقعہ جیسے ساتھ فرمائے تھے, ایک پولیٹیکل ایگزسٹنس کشمیر کی موومنٹ کو اس نے دی. اس کے بعد جیسے نے کہا مسلم کانفرنس کا وہ بنی, اور اس کے بعد ایک پولیٹیکل کشمیر کے اندر مہاراجہ کو فورس کیا گیا کہ وہ کچھ پولیٹیکل رائٹس جموں کشمیر کے عوام کو دے دے اس وقت.
اور یہ سلسلہ جاری رہا اور انفارچونیٹلی اس کا جو جب دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ایک جو سٹارٹ میں آپ نے کہا تھا جب ہندوستان الزام لگاتا ہے پاکستان، ارشاد صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو ڈیل کیا. کشمیریوں کی تحریک کا ہمیشہ سے مرکز، چاہے وہ کشمیریوں کی سیاسی جدوجہد کی تحریک تھی وادی کشمیر میں بیفور 47، چاہے وہ ان کے باقی جو سماجی حقوق کے لیے جدوجہد تھی، اس کے لیے اس پنجاب کے خطے کا ایک اہم کردار تھا اور ہمیشہ رہا ایک اہم کردار یہاں کے لوگوں نے، کیونکہ وے بیک ان 87 جب وہ قحط پڑا تھا کشمیر میں، لوگ وہاں سے آ گئے تو انہوں نے یہاں پر پنجاب کے اندر لوگوں کو اپنی کہانیاں بتائی تھی کس طرح کے ظلم ستم سے وہ گزر رہے ہیں. تو اس طرح سے اس وقت سے کشمیری اس خطے میں رہ بھی رہے ہیں اور پنجاب کے لوگوں کی اس طرح سے ایک پھر ایفیلیشن بھی کشمیر کے ساتھ ہے. 1947 کے بعد جس طرح سے مائگریشن کشمیر میں ہوئی، جس طرح سے ہندوستان کی فوج وہاں پر آئی اور پھر جموں کا میسکر ہوا، جموں کے اندر جس طرح سے ہندو بلوائیوں نے جموں کے مسلمانوں کا تحریک کیا اور وہاں سے جو اس وقت کا پریس کہتا ہے 2.5 لاکھ سے زیادہ کے لوگ قریب جو لوگ ہیں جو شہید کیے گئے اور 5 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ ہجرت کر گئے پاکستان کی طرف. وہ پاکستان کے مختلف خطوں میں رہ رہے ہیں تو وہ کسی طرح بھی اس تحریک سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتے ہیں، لا تعلق تو نہیں رہ سکتے ہیں اور وہ ہر وقت اس تحریک کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنا کام کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی آواز اٹھاتے ہیں. جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں وہ آواز تو اٹھاتے ہیں نا. آج کا یہ دن بھی بارڈر کے اگر اس طرف اور اس طرف منایا جا رہا ہے تو پوری دنیا میں جہاں کشمیری آباد ہیں، مسلمان آباد ہیں، جو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس تحریک کو، تو اس دن کو 1931 سے لے کر پچھلے سال تک جی ہندوستان کے جو مقبوضہ کشمیر کی کٹ پتلی حکومتیں جن کو ہم کہتے تھے، چاہے وہ کانگریس کی تھی، نیشنل کانفرنس کی تھی، PDP کی تھی، سرکاری طور پر اس دن کو یوم شہدائے کشمیر کے طور پر منایا جاتا تھا وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں. لیکن 370 کی ریووکیشن کے بعد اب یہ ہوا جس طرح سے انہوں نے بہت سارے حقوق چھین لیے، جس طرح سے بہت ساری نشانیاں انہوں نے ختم کر دی، وہاں وہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اب سرکاری طور پر اس دن کو منانے کی اجازت نہیں ہے. جو 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر ہے اس کو سرکاری طور پر منانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو باغی تھے مہاراجا، کیونکہ وہ واپس اس کو مہاراجا کی ریاست، مہاراجا کی حکومت اور مہاراجا کے تئیں اس کو کرنا چاہتے ہیں. اپنا پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے. زرکا صاحبہ، جب ہم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہاں کے ظلم و ستم کی بھی بات کرتے ہیں، شہداء کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، لیکن کیا ایسی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ ہم اس جگہ پر پہنچ نہیں پائے جو ہم سلوشن کی بات کرتے ہیں؟ ہم UN کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی بات کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، لوگوں کو بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی لاجیکل اینڈ ابھی تک نظر نہیں آ رہا. کہاں کوتاہی ہو رہی ہے؟ کیوں ہم وہاں تک پہنچنے میں ابھی تک ناکام ہیں؟ جی، میں یہ بتانے سے پہلے مجھے ان کی وانی صاحب کی بات سے یاد آیا کہ یہ جو 22 شہداء تھے ان کی جو تدفین ہوئی وہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی کے مزار پہ ہوئی اور وہ اب شہداء کا اس جگہ کو منسلک کیا جاتا ہے. اور میں بڑا انٹرسٹنگ ویکیپیڈیا میں دیکھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہندو اس کو بلیک ڈے مناتے ہیں. یعنی ہاں بالکل یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ سلوشن نہیں نکلا. وجہ یہ ہے کہ جو میری ناقص اور کم عقلی میں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہندوستان جھوٹ کو سچ بنانے میں ماہر ہے، انہوں نے یہ کام بڑی، اور آپ کو پتا ہے ان کا فلم کا بھی بہت بڑا ڈرامہ اور فلم اور پروپیگنڈا جو ہے وہ ان کے جو مذہب ہے اس کا بھی ایک تقریباً حصہ ہی ہے. تو جس طرح سے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں، یعنی وہ جھوٹ پوری دنیا کو انہوں نے جھوٹ بولا اور یہ تو اور وہ بولتے رہے اور لوگ ظاہر ہے شروع میں لوگ ان کی باتوں میں بھی آ گئے. پھر ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، ہم سے 5 گنا زیادہ بڑا ہے، اس کے پاس وسائل بھی ہم سے 5 گنا زیادہ ہیں، پھر پہ انویسٹ کرتے ہیں اس پہ. اچھا ایک اور بات کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ مغربی میڈیا کو بے وقوف بناتے ہیں. ارے مغربی میڈیا کو چھوڑیں آپ، ان کے ایک پریویس تھے چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ ہم $14 ارب ہر سال پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ، اور آپ کو پتا ہے 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو تب
उनके सारे लीडर्स ने कहा था बशमूल नेहरू और आजाद साहब के ये पाकिस्तान को तो हम चलने नहीं देंगे। अभी भी आप उनके उठाएं उनकी तकरीरें, उसमें उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि किस तरह हम पाकिस्तान को लेके वो चल रहे हैं ना। और वही, और हमने वही देखा 70 साल में, हमने वही देखा कि इस मुल्क में काला बाग डैम नहीं बना, इस मुल्क में कश्मीर के मसाइल को हम आगे नहीं लेके। और दूसरी, मैं सच्चाई की तरफ भी थोड़ा सा अपनी कोताही की तरफ भी लेके जाना चाहूंगी कि हमने उस तरह से पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ये जीत है कि पाकिस्तान खड़ा हुआ है कश्मीर के साथ, और पाकिस्तान ने उसकी वजह से बहुत तकलीफें भी सही हैं, बहुत नुकसानात भी उठाए हैं। लेकिन ये है कि हमें, और अब आप देख रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैसे यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे जाके हर जगह उन्होंने कहा है कि कश्मीर का इशू आप सॉल्व करें तो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। इस तरह पहले कभी किसी लीडर ने नहीं किया, और जिस तरह से अमेरिका के आगे भी वो खड़े हो गए, ये बहुत, मतलब इस तरह पहले कभी हमने नहीं देखा। अब जरूरत ये है कि पाकिस्तान की लीडरशिप, खा वो किसी पार्टी से भी ताल्लुक रखती हो, अब वक्त ये है कि कश्मीर के इशू पे सियासत नहीं होनी, जो कि हम देख रहे हैं। और ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि कश्मीर का ऐसा इशू है कि हर पार्टी, हर पाकिस्तानी इसके ऊपर अग्री करता है कि कश्मीर, सब इस पे मुत्तफिक है, इस पे तो कोई दो राहें हैं ही नहीं। तो इस इशू को इसी तरह लेके चलना चाहिए, और हर पाकिस्तानी को, देखिए जी, हम तो चलें कश्मीरी हैं, हमारा कोई ताल्लुक है कश्मीर से। आम पाकिस्तानी, जिस तरह उन्होंने बात की, पंजाबियों का पुराना ताल्लुक है, केपी के फाटा का भी बड़ा ताल्लुक है, उन्होंने जो कश्मीर जो आजाद हुआ, आजाद कश्मीर, उसमें उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन सिंध बलोचिस्तान के लोगों को क्या इंटरेस्ट होगा कश्मीर में? देखिए जी, पाकिस्तान का पानी, आपका जो दरियाए सिंध है, वो निकलता ही कश्मीर से है। तो पाकिस्तान की बका कश्मीर के साथ मुंसलिक है। कायदे आजम ने इसीलिए कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि जो यूथ है हमारा, देखिए 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, 70 साल हो गए हमारे रेजोल्यूशन 1951 में जो आया था उसको भी 70 साल ही उसको भी हो गए। बात यह है कि पाकिस्तान की जो यूथ है उस तक ये बावर कराने की जरूरत है कि ये जो मुकदमा है ये उनका मुकदमा है, तो हमें यूथ को एंगेज करने की जरूरत है। तो आपके साथ है जरका साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चले, अब इसके लिए कंबाइंड एफर्ट्स होनी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए जी, यूथ को एंगेज करना हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ होना चाहिए यूथ। हमारी यूथ इंटरनेशनली तो लोग जाहिर है कि उनको एडमायर करते हैं, लेकिन हमारी यूथ भी बहुत उनके पीछे है ना। और जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो तो खुद अपने आप को उन्होंने कहा, डिक्लेयर करते हैं कि मैं वकील हूँ, मैं सफीर हूँ कश्मीरियों का, और मैं जहाँ पर जाऊंगा पूरी दुनिया में इस केस को लड़ूंगा, मैं इसको आगे लेकर चलूंगा। और आप देखिए उनकी मकबूलियत मकबूजा कश्मीर में भी कितनी है। इसी वजह से है कि देखिए, आम आदमी जब किसी की तकरीर सुनता है तो इतना बेवकूफ नहीं होता आम आदमी, वो सुन लेता है कि इस आदमी ये मुखलिस बात कर रहा है या ये कह कुछ रहा है और करता कुछ है। एग्जैक्टली। तो इमरान खान साहब के बारे में इस तरह का कोई गुमान है नहीं। इरशाद साहब, ये जब इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले तो हम ये जा रहे थे थोड़ा सा अपनी कोताहियों पे भी नजर दौड़ा लें। हमेशा ये हकीकत है कि हम कुछ अर्सा तो बहुत एक्टिव रहे हैं, जब कुछ वाकयात हो जाते हैं पिछले 70 सालों से, 73-74 सालों से यही हम देख रहे हैं कि बहुत एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, खामोश हो जाते हैं या अपने अपने मसाइल में उलझ जाते हैं। अगर हम मुस्तकिल इसके किसी हल की तरफ लगे रहते और वो हमारी कोशिशें जो हैं उसमें हमें कोई तसलसल नजर आता, तो शायद हम किसी एंड तक नहीं तो कहीं ना कहीं तो पहुंचे ही होते ना, ये मसला कुछ ना कुछ आगे बढ़ा होता। अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है ये कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैं सफीर हूँ, आपका मुकदमा सारी दुनिया में लेकर जाऊंगा, और वो लेकर जा भी रहे हैं। इससे कुछ आपको नजर आता है कि बेहतरी की सूरत हाल पैदा होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी को? जिस तरह से जो बयानियां इंडिया लेके चल रहा था, उस बयानिए में अब लोगों में अंडरस्टैंडिंग जो है वो तब्दील हुई है उस बयानिए के हवाले से। बहुत सारे इवेंट्स भी ऐसे हुए हैं जिसमें एक्सपोज हो गया इंडिया पर। आपने अच्छी बात कही कि देखें, खान साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो इंडिया के बारे में बयानिया मुतारफ करवाया है, ये गैर मामूली बयानिया है। इससे पहले लोग उसको फाशिस्ट पार्टी के तौर पे नहीं लेते थे। इंडिया बड़ा एक लिबरल, कल्चरल, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक मुल्क के तौर पे दुनिया में जाना इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ऐसा जाना चाहता था। जैसे मैडम ने उसकी फिल्म इंडस्ट्री की बात की, उसकी सॉफ्ट पावर जो है वो एक गैर मामूली सॉफ्ट पावर है, पूरी दुनिया में उसका असर है। लेकिन जो कुछ बीजेपी ने किया
और सिर्फ कश्मीर में नहीं बाकी मुसलमानों के साथ दूसरी माइनॉरिटी, उसने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम हिंदुस्तान का जो आरएसएस का चेहरा है वो दुनिया को दिखा सकें। प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर कल्टिवेट किया, दुनिया को बताया कि इनका हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी, जो नाजियों की आइडियोलॉजी थी, जो फाशिस्ट आइडियोलॉजी थी, उसके साथ क्या ताल्लुक है। और ये सारी तहरीकें जो हैं, जैसे यूरोप के अंदर आपको पता है कि वाइट सुपरमास की तहरीकें हैं, सफेद फार्म नस्ल परस्तों की तहरीकें हैं, या तो उन सब को आपस में क्लब करके दुनिया को बताया। क्योंकि आपको पता है मगरब में जो है ना वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर आपने कोई बात उनको ज़हनशीन करानी है तो अगर उसको आपको उनका कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उनको देंगे या किसी वाक़े के साथ उसको जोड़ के आप बयान करेंगे तो फिर मगरब को वो बात समझ आती है। हमने देखा, हमने ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं आपको बताऊं 2 साल में हमने देखा कि अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया, मोदी को आड़े हाथों लिया, आरएसएस के बारे में बातें लिखी गई। और अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर ऐसे नेटवर्क्स जो हैं वो बेनकाब किए गए, जो नेटवर्क्स आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से जो इन मुल्कों के अंदर जो हिंदुत्व को पे बिलीव करने वाले हैं वो लोग फंडिंग कैसे करते हैं और उनके अज़ाइम क्या है। शायद आपको याद होगा कि एक मुल्क के में एक इंडियन काउंसलर ने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुल्क का नाम, उसने कहा था कि हम कश्मीर में बेसिकली इजरायली मॉडल रेप्लिकेट करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क में इंडियन काउंसलर ने एक तकरीब में कहा, वो वीडियो उसका बन गया। उसने कहा हम इजरायली, हाँ रेकॉर्ड पे कि हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं। इसका मतलब उसका क्या मतलब होता है आपको पता ही है, कॉलोनाइज करना, डेमोग्राफिक चेंज करना, वहाँ के लोगों को डिसएम्पावर कर देना, पॉलिटिकली डिसएम्पावर, तो वो सब कुछ ना इंडिया का वही प्रोजेक्ट है जो आप बात कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमें पाकिस्तान में एक तो इंडिया के बारे में सीरियस थिंकिंग होनी चाहिए कि हमने इसके साथ कैसे चलना है। देखें ज्योग्राफी हमारी एक है, हम नेबर्स बदल नहीं सकते। कश्मीर हमारा ऐसा मसला है जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात हमवार नहीं हो सकते। हमने बहुत कोशिशें की हैं, बेशुमार दफा समिट्स हुई हैं, पता नहीं वो अली गिलानी साहब कहते रहते हैं 162 के कितने मुज़ाकरात हुए हैं, तो बहुत हमारी तवील तारीख है। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हमारा रिलेशनशिप में, जैसे मैडम ने कहा, इंडिया हमसे 5 गुना बड़ी ताकत है, माली तौर पे भी है, सियासी तौर पे भी है, डिप्लोमेटिकली भी है। वो स्टेटस को बदलने नहीं देता। अब हमारा काम है कि हम स्टेटस को कैसे चेंज करें, और स्टेटस को ओवरनाइट नहीं चेंज होता। आपको इसको लिए बतदरीज एक हिकमत अमली, ग्रेजुअल अप्रोच रखना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कोविड आ गया हम ठंडे पड़ गए, अब जनाब ये सैलाब आ गया हम ठंडे पड़ गए। ये एक कॉन्सिस्टेंटली काम करने का। अभी भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं खुद पीटीआई के साथ हूँ कि भाई हमें अपनी एफर्ट्स को डबल करना पड़ेगा, कश्मीरियों को इसमें शामिल करना है, कश्मीरी शामिल हैं उनको फर्दर एम्पावर करना है ताकि कश्मीरी स्पेस हो, उनकी सेंट्रलिटी हो। प्राइम मिनिस्टर ने आपको देखा होगा कि कोटली में, मुजफ्फराबाद में, न्यूयॉर्क में हर जगह कश्मीरियों की बात की, हर जगह कहा कि भाई कश्मीरियों का मेन जो कुछ वो चाहते हैं हम उसके साथ उनके साथ खड़े होंगे। तो इसका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। जैसे मैडम कह रही थी कि कश्मीर में भी उनकी पॉपुलैरिटी है, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि उन्होंने कश्मीरी सेंटिमेंट को जो है वो अपील किया है, उसको जाके हिट किया है, तो उसकी वजह से वो पॉपुलैरिटी है, लोग उनको मानते हैं। तो हमें अपने एफर्ट्स जो है कश्मीर के हवाले से इसको डबल भी करना है, इसमें एक तसलसल पैदा करना है, और कोई भी हालात हों, हमें कोई भी सेम पेज पर दिया ये बहुत जरूरी है। आजकल आपको पता है कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन में जिस किस्म का बयानिया वहां लेकर चला जा रहा है, जो गुफ्तगू की जा रही है वो बहुत डैमेज करेगी कश्मीर कॉज को। उसको बाकी पार्टीज को भी ये समझना चाहिए कि जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो एटलीस्ट उस कॉज को तो आप डैमेज ना करें ना, जो वहां पर शोहदा जो इतनी शहादतें दे रहे हैं जो लोग, और जिस जज्बे को लेकर चल रहे हैं आप उनको हर्ट कर रहे हैं। वानी साहब, आप ये समझते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 का वाकया हुआ और अभी तक उसका तसलसल हम देख रहे हैं, जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और वो जो फिर हो सकता है मुमकिन तौर पर कि जो आप रेफरेंडम की बात करते हैं, जब आप डेमोग्राफी चेंज कर देंगे तो इस किस्म का कोई रेफरेंडम कराया जाए ताकि वहाँ पर ये मालूम हो पाए कि जो आबादी है वो किस तरफ जाना चाहती है। यानी ये तो एक बड़ी एक
जो कोशिश की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ प्रेशर भी हमें नजर आ रहा है मोदी के ऊपर, जो ओवरऑल इस वक्त एक तो दुनिया इस मामले को सही तरह से समझ रही है, इस पर बात कर रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आपको ये लगता है कि ये उनके बयानी की एक बड़ी पिसपाई है कि मजबूर हो गए कि उन्होंने वहाँ की जो लीडरशिप है उनके साथ मीटिंग की, और चाहे आपने उन हुर्रियत लीडर्स को शामिल नहीं किया जो मेन स्टेक होल्डर थे, लेकिन आपको अपना बयानिया थोड़ा सा तब्दील करना पड़ा? देखिए, लाजमी है कि जो 5 अगस्त के बाद के जो वाक़ात हिंदुस्तान ने जिस तरह से चाहा था कश्मीर में करना, जिस तरह से कानून साजी की उन्होंने बड़ी फास्ट ट्रैक अंदाज में, और जो कुछ वो करना चाहते थे उससे नताइज हासिल करना चाहते थे, कुछ चीज़ों में तो वो कामयाब हो गए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। कानून साजी करने में तो वो कामयाब हुए, बकौल इरशाद साहब के MOU साइन करने में भी वो कामयाब हुए। 200 के करीब उन्होंने MOU साइन किए, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं हिंदुस्तान की कि वो कश्मीर में आकर इन्वेस्ट करेंगी, ये सारा सिलसिला। उन्होंने कोशिश की कि नए लीडरशिप को क्रिएट करना कश्मीर के अंदर, वो भी उन्होंने कोशिशें की, लेकिन इन सारी चीज़ों में वो प्रैक्टिकली नाकाम हुए। पहली बात, उन्होंने तो एज पर हिंदुस्तान के जो डिप्टी होम मिनिस्टर है उनके बयान के मुताबिक उन्होंने 3.4 मिलियन जो है डोमिसाइल इजरा की हैं, लेकिन हिंदुस्तानी अभी तक वादी कश्मीर के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस जो कश्मीर के अंदर जो लोगों की तरफ से मज़ाहमत है। हिंदुस्तान ने जो नई लीडरशिप क्रिएट की, वो लीडरशिप पनप नहीं सकी। कोशिश उन्होंने बड़ी की, वो आर्मी के कैंपों में रहकर ही गुजारा कर रही है, बाहर नहीं आ सकी, पब्लिक के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। यही वजूहत थी कि हिंदुस्तान वापस गया उन्हीं बोतलों में जिनको उसने ख़त्म किया था, जो कहता था खानदानी निज़ाम ख़त्म करेंगे, ये लोग करप्ट रहे हैं, तो उन्हीं के पास गया। हिंदुस्तान लाजमन गया होगा हुर्रियत लीडरशिप। यहाँ हमें देना चाहिए हुर्रियत लीडरशिप को सबसे बड़ा खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जो जेलों के अंदर हैं। हिंदुस्तान ने उनसे भी रुजू किया, चाहे हम बात करें, उन्होंने कहा नहीं, बात तो होगी, इन शराइत पर बात होगी, हिंदुस्तान के आईन के अंदर कोई बात नहीं होगी। तो उस प्रेशर की वजह से वो वापस उस जगह पर गया, फारूक अब्दुल्ला के पास गया, उमर अब्दुल्ला के पास, महबूबा मुफ्ती एंड अदर्स के पास चला गया, और मकसद हिंदुस्तान का अगेन उनको दोबारा मिलाने का भी मकसद ये था कि अपना मकसद पूरा करना, दुनिया को दिखाना हम कश्मीरियों के साथ बातचीत हमने शुरू कर दी है, डायलॉग कर रहे हैं। जो आलमी प्रेशर है ह्यूमन राइट्स पर और कश्मीर की सूरत हाल पर जो प्रेशर है, ऐसी बात भी नहीं है कि हिंदुस्तान को बिल्कुल कोई वाकूवर इस चीज पर मिला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस तरह भी नहीं है कि हिंदुस्तान को अकाउंटेबल भी नहीं बनाया गया है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार अपनी इन पॉलिसियों को नाकामी इसको समझे, दोबारा उन्होंने रजू किया उनकी तरफ। लेकिन जहां पर हम कहते हैं ना कि वो उनकी जो लेजिस्लेशन है, फास्ट ट्रैक पास है, वो जारी है, तो उसका काउंटर करना है। जो इरशाद साहब भी बात कर रहे थे, मैडम भी बात कर रही थी, पाकिस्तान की तरफ से जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं स्टेट की तरफ से एक बयानिया, हुकूमत की तरफ से एक बयानिया। हुकूमत किसी वक्त कुछ मजबूरी, कुछ इसके इंटरनेशनल कंपल्सन, कुछ चीजें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका एक मुश्तरका बयानिया इस सिलसिले में, एक जोरदार बयानिया इस सिलसिले में होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त के बाद भी हमें पार्लियामेंट में करारदाद भी हुई, सेनेट में करारदाद भी हुई, लेकिन स्ट्रीट्स में बाकी जगहों पर वो नजर नहीं आया। आज भी आजाद कश्मीर के इलेक्शंस में पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कश्मीर बेचने की बात कर रहे हैं, कश्मीर को आजाद कराने की बात नहीं कर रहे हैं। आप तो वो कश्मीर को आजाद कराने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कश्मीर को बेचने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। सेम वाज 2016 में जब इलेक्शन हुए, उस वक्त भी यही गेम थी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को हमने कहा ये रदार है, आज के प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं। तो हम किसी चीज को भी इसी के तहत लाकर इससे कश्मीर की हिमायत नहीं होती है, बल्कि कश्मीरियों की हौसला शिकनी होती है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि इस सिलसिले में वो एक स्ट्रांग बयानिया उनके पास हो कि कश्मीर की किस तरह वो मदद करेंगे, एक तरह से मदद करें। देखिए, एक आम बहुत जो सबसे मुझे अक्सर मैं सोचता हूँ काश ये हो, वो ये कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जाता है, वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है, वो तहरीक इंसाफ का प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता है, मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता, पीपी का प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता। लेकिन जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाता है, तो हमने देखा पहले भी और आज भी कि वो किसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो पाकिस्तानी जो ओवरसीज में है,
हमें वहां पर भी ये जो हमने सियासत ओवरसीज में ली है, जिस तरह से सियासत ओवरसीज में हो रही है और जिससे ये होता है कि आज जिसकी हुकूमत है वो नजदीक है, कल जिसकी हुकूमत वो नजदीक होगा, तो उससे जो हमारा नैरेटिव है उसको बिल्ड करने में और डायस्पोरा को इकट्ठे करने में नाकामी होती है, मुश्किलात पेश आती है। ठीक है, अच्छा जरका साहिबा, जो ओवरऑल इस वक्त हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि हम कोशिश करते रहते हैं कि उनको इंगेज करें, लेकिन मोदी साहब जो हैं वो खुद ही इस किस्म के वाकयात भी जो हैं वो आते रहते हैं उनकी अपनी नाअहली की वजह से, कि दुनिया को अब मालूम हो गया, जैसे मैंने डिसेंफो लैब वाले वाक़े का पहले भी तस्करा किया, तो वहाँ पे अब वेस्टर्न मीडिया को भी मालूम हो गया कि असल सूरत हाल क्या है, दुनिया भी जो है वो इस तरफ आ रही है। बरतानवी पार्लियामेंट के जो अरकान हैं उन्होंने जिस तरह से कश्मीर के मसले पर बड़ी खुलकर बात की है, बल्कि वो नाज शाह साहिबा ने तो ये भी कहा कि 2015 से लेकर 2020 के दरमियान तक तकरीबन 50 अरब पाउंड का असला जो है वो यूके ने बेचा है भारत को, तो वो मुमकिन तौर पर वहां पर कश्मीरियों के का खून बहेगा, उसके लिए होगा। बोरिस जॉनसन जो है वो अपना दौरा तो मुलतवी कर देते हैं, लेकिन क्या आप असलहा बेचना भी बंद करेंगे? तो ये सारे जो इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं दुनिया के, जब हम कहते हैं एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ी मार्केट है इंडिया की, तो इसके बावजूद भी कुछ सूरत हाल आपको लगता है कि ठीक हो पाएगी, कुछ बेहतरी इसमें आएगी? अगर इसको हम इसको अगर ह्यूमन राइट्स का इशू बनाकर पेश करें तो मेरा ख्याल है कि कुछ देखिए है ह्यूमन राइट्स का इशू। देखिए ना, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि कश्मीर का हक के खुद इरादियत, उनको प्लेबिसिट वहां पर जो यूनाइटेड नेशंस ने जो प्रॉमिस किया हुआ है वो होना चाहिए। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि ह्यूमन राइट्स इशू ही है ना। देखिए ना जो वहां पे हो रहा है, और एक और ये 2019 के 5 अगस्त के साने के बाद हम 370 की बात करते हैं, 35 की, लेकिन बात ये है कि असली मसला तो वही है कि हक खुद इरादियत चाहिए। हमारा इस वक्त गोल पोस्ट ये नहीं चेंज हो गया कि वो रिपील करें अपने 370, उसको भी रिपील करें, लेकिन असली तो हमें हक खुद इरादियत चाहिए कश्मीरियों का, उसकी तरफ हमने जाना है। और जो आप बात कर रही हैं कि ह्यूमन राइट्स के, तो इशू उन्हीं की वजह से तो वेस्टर्न वर्ल्ड अब मुतनफिर हुई है इंडिया से, क्योंकि जो हकीकत है वो उनकी जितनी भी बड़ी यूनाइटेड नेशंस ने खुद किया और बाकी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने किया। और देखिए जिस तरह उन्होंने वहां पे इंटरनेट बंद किया हुआ है, जिस तरह वहां के, अब देखिए ना, अब वहां पे सहाफी कोई लिख नहीं सकता, ना लिखने की वजह से, ना बोलने की वजह से फोटो जर्नलिज्म शुरू हुआ। डिजिटल मीडिया के आने के बाद वहां कश्मीर के हालात जिस तरह तस्वीरों के थ्रू यंग कश्मीरी जर्नलिस्ट ने दिए हैं दुनिया को, उसमें बहुत से एक बच्ची भी है मुसर्रत ज़ारा और भी बहुत से लोग हैं, इन्होंने जिस तरह दुनिया को दिखाया है तस्वीरी हकीकत कि कश्मीर में क्या हो रहा है, तो उसको तो कोई झूठ नहीं कह सकता। उसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत माइल हुई है, लेकिन हमारी तरफ से हमें और बहुत जरूरत है काम करने की, लॉबिंग की जरूरत है, लिखने की जरूरत है। देखिए कश्मीर का मुकदमा पाकिस्तान में नहीं हमने जीतना, वो जितने हम मुजाहरे कर लें, जितनी तकरीरें कर लें, वो नहीं है। कश्मीर का मुकदमा आपको दुनिया में जीतना है, इंटरनेशनल फोरम में जीतना है। उसमें जीतने के लिए जो जो काम करने हैं वो हमें करने चाहिए, और वो एक मजबूत और एक मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे। ये कोशिश कर ली से कुछ नहीं होना, वही होना है जो पिछले 70 साल से हो रहा है, एक मजबूत, मरबूत और मुनज़्ज़म हम लाया अमल बना के चलेंगे तो इंशाल्लाह। अमली तौर पर नजर भी आया कि वाकई आप इसके हवाले से कुछ कर भी रहे। इरशाद साहब, क्या ऑप्शंस हो सकती हैं जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं ज़रका साहिबा? एक मजबूत हिकमत अमली हो, मुनज़्ज़म कोशिश हो, क्या किया जा सकता है? ऑप्शंस क्या है? अब वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आपकी नजर। देखिए बहुत अरसे से एक बात हो रही है कि फॉरेन ऑफिस में कोई एक कश्मीर के ऊपर कोई नायब वज़ीर ख़ारजा टाइप कोई चीज़ होनी चाहिए जो स्पेशल, जिसका फोकस ही यही हो। मैं नहीं समझता कि जब तक आप किसी, ये देखिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर बहुत काबिल आदमी हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन हमें ना कुछ डेडिकेटेड कोई एक बंदी चाहिए जो इस चीज को फोकस करे और उसको प्लान करे, इम्प्लीमेंट करवाए, इसके लिए भाग दौड़ करे, स्टेक होल्डर से मशावरत करे। कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना आउट ऑफ बॉक्स आपको जाके करनी पड़ेंगी, फिर जाके आप कुछ है पेशरफ्त कर सकेंगे। ठीक है वानी साहब, सर इस वक्त जो सारी सिचुएशन है इसके हवाले से जब हम बात करते हैं, अभी तो खैर
एक ओवरऑल हम जब बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी साहब ने जब हम मीडिया की बात कर रहे थे ना, वहां पर जो पाबंदियां अपने अंदर भी मीडिया पर लगाई हैं, उनकी हुकूमत के खिलाफ भी अगर कोई बात सोशल मीडिया पर भी नजर आ जाती है ना, तो वहां पर भी पाबंदी और उसको भी रिमूव करवाने की कोशिश की जाती है। और एक बड़ा अहम इशू जो है वो, बल्कि कोटली में भी वज़ीर आज़म साहब ने जब खिताब किया तो उन्होंने भी उसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि वहां पर इंतहा पसंदी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक रिपोर्ट हमें ये भी सजेस्ट करती है कि वहां 70,000 देहात ऐसे हैं कि जो सिर्फ इसी हिंदुत्वा पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं और लोगों के अंदर इस कदर इंतहा पसंदी सरायत कर चुकी है कि वो खुद हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और हिंदुस्तान के साथ साथ फिर बाकी जो अकलियतें हैं वो भी इस वक्त शदीद खतरे का शिकार है। देखिए, आपने हिंदुस्तान की अक़लियतों की बात की, हम अक्सर मुसलमानों की बात करते हैं। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो इस साल कुछ 1048 इंसिडेंट्स हुए हैं क्रिश्चियंस के खिलाफ वायलेंस के इंडिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर, जो अप टू फर्स्ट हाफ में 2021 में। तो इसका मतलब है हिंदुस्तान में जो हिंदू इंतहा पसंदी है वो अपने अरूज पर पहुंची है, क्योंकि दिस टाइम इट इज स्टेट कंडोन। ये ऐसी नहीं है कि कोई इंतहा पसंद है, इसको रियासत की मदद हासिल है, इस वजह से ही इस दर्जे पर पहुंच मिल गई है। जहाँ तक आपने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की, वो तो हिंदुस्तान के अंदर जो लोग लिखा करते थे वो जर्नलिज्म हुआ करता था। मैं अब हिंदुस्तान के पूरे अखबारों को छान छान कर डिवायर, और एक अखबार जो ऑनलाइन होता है करंट काउंट्स जो मार्क्सिस्ट वालों का है, उसके अलावा तो किसी जगह पर आपको बीजेपी अगेंस्ट नैरेटिव नहीं मिलेगा। उसके लिए उन्होंने कानून साजी भी की है। अभी लेटली जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो उन्होंने लाया, उसके जरिए भी सारी जो सोशल मीडिया पर या किसी भी मीडिया पर आपको जो एक्सेस है वो हिंदुस्तान की एजेंसियां उसको सर्वेलेंस करती हैं। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी तरह की भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन नहीं है, वो मोदी साहब ने बिल्कुल सलब की है। लेकिन इसका एक अच्छा फायदा ये है कि हिंदुस्तान का जो ये शाह साहब ने बात की, तो हिंदुस्तान का जो चेहरा था ना दुनिया के अंदर, जो डेमोक्रेटिक प्लूरिस्टिक सोसाइटी सेक्युलर, वो सारा चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। अब दुनिया हिंदुस्तान को जानती है ये फैशिस्ट है, ये एनार्की है, ये उसको किसी ने लिखा था डेनमार्क की एक एनजीओ ने, ये इलेक्टोरल मोनार्की या एनार्की इसको लिखा था। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि इलेक्टोरल एनार्की है। तो इस तरह का रिवाज, और इससे ये है कि वो हिंदुस्तान के लिए खुद एक खतरा, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। और उसका स्पिल ओवर क्योंकि हमसाया ममालिक पर भी आता है। हम नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर कोई इतना बड़ा हो। हम चाहेंगे, हिंदुस्तान के अवाम के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम हिंदुस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन के खिलाफ है, हम हिंदुस्तान की उन पॉलिसियों के खिलाफ है जो हिंदुस्तान की सरकार हमारे मजलूम अवाम पर, हमारे जो कश्मीरी लोगों पर लागू कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की अवाम अमन से रहे और हम भी अमन से रहें। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। और ये इंसानी बहरान जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है, ये मजीद संगीन भी हो सकता है, इसको समझने की जरूरत है। न सिर्फ ये मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए, बल्कि जो बाकी अकलियतें वहां पर मौजूद हैं उनके लिए भी, वो भी शदीद इस वक्त खतरात से दो चार है। और मोदी सरकार की जिस वक्त पॉलिसी, जो हिंदुत्वा, जो एक नजरिया उनका है सो कॉल्ड, जो नजर आ रहा है, उससे खुद हिंदुस्तान भी खतरे में है। लेकिन जो सिचुएशन हमें 370 के आर्टिकल को मंसूख करने के बाद नजर आती है, उसके बाद वहां पर मकबूजा कश्मीर के रहने वाले लोग अपने आप को बेहद तन्हा महसूस करते हैं, वो अपने आप को बिखरा हुआ महसूस करते हैं, वो परेशान है, नाराज हैं। इसको हमें देखने की भी जरूरत होगी, और पाकिस्तान इसके लिए जो एफर्ट्स कर रहा है, हम अपने तौर पे कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने सारी सिचुएशन को मजीद ज्यादा बेहतर तरीके से हमें लेकर आना होगा। बहरहाल आज की सारी डिस्कशन में सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा मेरे साथ मौजूद थी, अल्ताफ हुसैन वानी साहब और इरशाद महमूद साहब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद थे इस नशस्त में। हमने यौम शोहदाए कश्मीर के हवाले से भी बात की है, 13 जुलाई 1931 के वाक़यात भी हमने डिस्कस किए, और अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं जिन पर काम करके हम हालात को कुछ बेहतर बना सकते हैं, वो भी हमने इस वक्त आपके सामने रखा है। नाहिद चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।